जय हिंद दोस्तों, बायोलॉजी के सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति के बारे में आज हम जानते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यह केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। इस कोशिका झिल्ली केवल मानव तथा जानवरों में पाई जाती है, जबकि कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति दोनों पेड़ पौधों में पाई जाती है। पेड़ पौधे बोले या पादप। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज को पचाया नहीं जा सकता। सेलुलोज को पचाया नहीं जा सकता। सेलुलोज का बनता है आपका कागज। क्या बनता है? कागज, कपड़ा, नोट, ये चीज़ें सेलुलोज की बनती हैं। यदि आप कागज़ खा लेंगे तब भी नहीं पचेगा, नोट को खा जाएंगे तब भी नहीं पचेगी। तो ये रहा कोशिका भित्ति। आइए कोशिकांग या कोशिका के अंगों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया या क्या है? ऊर्जा गृह, ऊर्जा का निर्माण करता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सूत्र कणिका। हिंदी में क्या कहा जाता है? सूत्र कणिका। इसका काम क्या है? ऊर्जा का निर्माण करता है। इसको कहते हैं क्या? ऊर्जा गृह। इसको पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसकी बाहर की दीवार को मेम्ब्रेन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की दीवार को मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर की दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। बाहर की दीवार को क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के द्वारा क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्रेब्स साइकिल के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। क्रेब्स साइकिल के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। ये है आपका कोशिका। कोशिका में एक अंग होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसका कार्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। इसको कहा जाता है ऊर्जा गृह। ठीक, ऊर्जा गृह। ये है आपका कोशिका। देखिए, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण भी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइकिल भी कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, यम लिखा है शॉर्टकट में माइटोकॉन्ड्रिया है। यम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये एक तरह से प्रश्न ही है। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है। 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए, दूसरे नंबर पे आता है गाल्जी बॉडी। दूसरे नंबर पे कोशिकांग आता है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? गाल्जी बॉडी ने। इसकी खोज किसने किया था? गाल्जी बॉडी। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी का कार्य क्या है? ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है।
देखिए जिस तरह से अभी हम खड़े हैं तो हमारे पैर को ऊर्जा की आवश्यकता है, बोल रहे हैं जीभ को ऊर्जा की आवश्यकता है, तो हर जगह से ऊर्जा को ले जाकर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाता है। कौन? गाल्जी बॉडी। जैसे हम खड़े हैं, हमारे पैर को ऊर्जा की आवश्यकता है तो हर जगह से ऊर्जा को ले जाकर पैर को देगा। ये लीजिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। बोल रहे हैं जीभ को ऊर्जा की आवश्यकता है तो ये ऊर्जा को जहाँ ज़रूरत पड़ती है पहुँचाता है। कौन? गाल्जी बॉडी। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। ये है गाल्जी बॉडी, ये है कोशिका, इसके ढेर सारे अंग हैं। इसके बाद आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एक आपका आ जाएगा न्यूक्लियस, जो इन सभी पर नियंत्रण का कार्य करता है। तो ये रहा गाल्जी बॉडी, जो ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। जहाँ ऊर्जा की ज़रूरत होती है हमारे शरीर में, वहाँ ऊर्जा को यह पहुँचाता है। कौन? गाल्जी बॉडी है। तीसरे नंबर पे आता है आपका रसधानी, इंग्लिश में इसे कहा जाता है वैक्यूल्स। देखिए इसका कार्य क्या है? पानी को ऑब्जर्व करके रखता है। कोशिकांग में एक ये होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने आपको बताया, गाल्जी बॉडी के बारे में बताया। ये होता है वैक्यूल्स। इसका काम क्या है? पानी को ऑब्जर्व करके रखना। यह एनीमैलिया है, एनीमैलिया या जानवर। एनीमैलिया में समझिए मानव और जानवर दोनों आ जाते हैं। एनीमैलिया में छोटा होता है, दोनों में पाया जाता है। एनीमैलिया और प्लांट दोनों में पाया जाता है। एनीमैलिया में छोटा होता है क्योंकि कम पानी की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों में बड़ा होता है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। पानी को ऑब्जर्व करके रखते हैं। पेड़ पौधों में बड़ा होता है। मानव और जानवर में यह छोटा होता है। क्या? वैक्यूल्स, रसधानी इसको हिंदी में कहा जाता है। आइए देख लेते हैं सेंट्रोसोम। चौथे नंबर पे आता है सेंट्रोसोम। देखिए नंबर सीरियल वाइज से रिलेट नहीं करता, नंबर डाल लीजिए, इतना ही बहुत। सेंट्रोसोम, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तारक काय। हिंदी में क्या कहा जाता है? तारक काय। इसकी खोज किसने किया था? बोबरी। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? बोबरी ने। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है, अर्थात नई कोशिका का निर्माण करता है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। लीवर में यदि लग जाए, कट जाए, चीरा जाए और उसको छोड़ दिया जाए तो स्वतः ठीक हो सकता है। क्या? लीवर। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? न्यूरॉन सेल्स, मस्तिष्क। न्यूरॉन सेल्स में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। इसीलिए बोला जाता है कि हेलमेट पहनिए, एक बार यदि अंदर चोट लग गई आप सीधा ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन नहीं होता न्यूरॉन सेल्स। शुगर बीमारी में सेंट्रोसोम हैवी वर्क नहीं कर पाता। शुगर बीमारी में सेंट्रोसोम हैवी वर्क नहीं कर पाता, अर्थात यदि आपको शुगर बीमारी है, यदि आपको चोट लग जाए तो कोशिका विभाजन तेज़ी से नहीं होगा। इसीलिए ऑपरेशन करने से पहले शुगर की जांच की जाती है। जिस मरीज को शुगर होता है उसको चीर फाड़ करने पर जल्दी ठीक नहीं होता। छिपकली की पूंछ में सेंट्रोसोम हैवी होता है। देखिए छिपकली की पूंछ आप लोगों ने देखा होगा, चाहे जितनी बार कट जाए फिर उसकी पूंछ निकल आती है। कितनी भी बार छिपकली की पूंछ कट जाए नई पूंछ निकल आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम हैवी होता है। सेंट्रोसोम बहुत तेज़ी से वर्क करता है। किसमें? छिपकली में। गैंडे में उससे भी ज़्यादा सेंट्रोसोम वर्क करता है तेज़ी से। किसमें? गैंडे में। सबसे ज़्यादा वर्क इसमें करता है तेज़ी से गैंडा में। सबसे कम न्यूरॉन सेल्स में। सबसे अधिक मानोगे लीवर में। ठीक, शुगर बीमारी में सेंट्रोसोम हैवी वर्क नहीं कर पाता। तो ये रहा सेंट्रोसोम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आइए आगे और देख लेते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? तारक काय।
सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहा जाता है? तारक का। इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन करना, मरी हुई कोशिका को जीवित करना या कोशिका विभाजन करना है। जैसे एक कोशिका से 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका का निर्माण करना, इस तरह से सेंट्रोसोम का ये कार्य है। देखिए, गैंडे के शरीर में सबसे हैवी सेंट्रोसोम पाया जाता है। गैंडा को कहीं भी चोट लग जाए स्वतः ही ठीक हो जाता है। सबसे हैवी सेंट्रोसोम कहाँ होता है? गैंडे के शरीर में। मानव शरीर में सबसे अधिक सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? लीवर। कोशिका विभाजन सबसे तेजी से कहाँ होता है? लीवर में। सबसे कम ब्रेन में। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? ब्रेन या न्यूरॉन सेल्स। क्यों? क्योंकि ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए ब्रेन में कोशिका विभाजन बहुत धीमी से होता है। ब्रेन का शेप कैसा होता है? बंडल जैसा। देखिए, ब्रेन में होता क्या है? ब्रेन में 90% पाए जाते हैं न्यूरॉन सेल्स। ठीक, कौन? न्यूरॉन सेल्स, जिसमें कोशिका विभाजन बहुत धीमा होता है। जबकि 10% पाया जाता है गिलियल सेल। क्या? गिलियल सेल्स। गिलियल सेल्स, इसी में पाया जाता है सेंट्रोसोम। इसी में पाया जाता है सेंट्रोसोम। 10% सेल्स में पाया जाता है सेंट्रोसोम, 90% न्यूरॉन सेल्स होता है जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ठीक, इसी 10% भाग में आपको ब्रेन में हो जाता है ट्यूमर। क्या? ट्यूमर। फिर ट्यूमर का हैवी रूप हो जाता है कैंसर। ठीक, कैंसर का इनिशियल स्टेज ट्यूमर कहलाता है। जब विकसित हो जाता है तो यह कैंसर का रूप ले लेता है। इसी 10% गिलियल सेल, ब्रेन के गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जहाँ कोशिका विभाजन होता है। यहीं पर आपको मिलेगा ट्यूमर। ट्यूमर बीमारी यहीं पर होती है, यही आगे जाकर कैंसर का रूप ले लेती है। कैंसर का इनिशियल स्टेज ट्यूमर है। कोशिकांग में अगला कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका कार्य क्या है? कोशिका को कंकाली रक्षा प्रदान करना। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अंतःप्रदव्य जालिका। जिस प्रकार हमारे शरीर में स्केलेटन, कंकाल तंत्र पाया जाता है, हड्डियां पाई जाती हैं, हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं, उसी प्रकार कोशिका में क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका इसे हिंदी में कहा जाता है। यह कोशिका को कंकालीय संरचना प्रदान करती है, जो कोशिका के अंदर के अंगों की रक्षा करती है, कोशिका की रक्षा करती है। जिस तरह हमारे शरीर में हड्डियां हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करते हैं, उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यह कोशिका को रक्षा प्रदान करता है। सेल का आंतरिक कंकाल है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल का आंतरिक कंकाल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये है कोशिका। यह 2 प्रकार का होता है। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ साइड, एक होता है रफ साइड। एक होता है स्मूथ, दूसरा होता है रफ। स्मूथ साइड से वसा का निर्माण होता है। देखिए, यह करता क्या है? स्मूथ साइड से वसा का निर्माण होता है। एक होता है रफ, खुरदुरा। एक होता है चिकना, जो वसा का निर्माण करता है। एक होता है रफ, चिकना, खुरदुरा, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी में पाया जाता है क्या? राइबोसोम। इसी में पाया जाता है राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। रफ साइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ साइड में पाया जाता है राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य।
प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। क्यों? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ साइड में ही पाया जाता है क्या? प्रोटीन बनता है, इसी में पाया जाता है राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। अगला देख लेते हैं 5 में राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। कोशिका का सबसे छोटा अंग है। कोशिका का सबसे छोटा अंग इसीलिए फ्लैजेला होता है, लेकिन यह सब में नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे कोशिका का सबसे छोटा अंग नहीं गिना जाता। ठीक, लेकिन यह होता है। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। क्या? राइबोसोम। यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? सेडिमेंटेशन 70S, एक होता है कॉफिशिएंट 80S। यह छोटा होता है या बड़ा होता है? देखिए 70S अविकसित या अनडेवलप्ड में पाया जाता है, जैसे प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और 80S विकसित लोगों में पाया जाता है। डेवलप्ड यूकैरियोटिक में पाया जाता है, इसमें हम आ पाते हैं। यूकैरियोटिक, इसमें हम आ पाते हैं। ये 70S अविकसित में पाया जाता है, जो अंडे देने वाले होते हैं, उसमें पाया जाता है। तो ये रहा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ये अगला देख लेते हैं, कोशिकांग में क्या है? न्यूक्लियस। क्या है 6ठे नंबर पे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहा जाता है? केंद्रिका। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहा जाता है? केंद्रिका। केंद्रिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रिका का कार्य क्या है? नियंत्रित या नियंत्रित करना, सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करना। देखिए न्यूक्लियस ये है, ये सभी को आदेश देता है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, गाल्जी बॉडी ऊर्जा ले जाओ, वैकुल्स राजधानी क्या एब्जॉर्ब करो, जल एब्जॉर्ब करो, पानी एब्जॉर्ब करो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रक्षा प्रदान करो, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करो, लाइसोसोम मरे हुए कोशिका का पाचन करो। ये सभी पर नियंत्रण रखता है, किसका क्या कार्य है वो अपना कार्य सुचारू ढंग से करे। केंद्रिका में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। केंद्रिका में पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, देखिए जिसमें से क्रोमोसोम में प्रोटीन 80% होता है तथा डीएनए 20% होता है। ये रहा क्रोमोसोम। इस तरह से इसका संरचना होती है। क्रोमोसोम की संरचना लगभग इसी तरह से होती है। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रिका कहा जाता है। केंद्रिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रिका का कार्य है सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करना, सभी को यह आदेश देना कि अपना काम सुचारू ढंग से करिए। केंद्रिका में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम 80% प्रोटीन और 20% डीएनए से बना होता है। देखिए इस तरह से क्रोमोसोम की संरचना होती है। इस तरह से इसको यदि हम तानेंगे, इधर देखिए इस तरह से इसको हम यदि इस तरह से फैलाएंगे तो ये आ जाता है डीएनए। इस तरह से इसको और फैलाएंगे तो ये आ जाता है आपका डीएनए की इकाई हो जाएगी जीन। ठीक दिखाई दे रहा है? सॉरी, इस तरह से डीएनए। अब इस तरह से इसको डीएनए को और तानेंगे, ठीक, तो ये इस तरह से आ जाएगी इसकी इकाई जीन। ठीक, क्रोमोसोम को फैलाएंगे तो डीएनए आएगा, डीएनए को और फैलाएंगे तो जीन आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है, किसकी? क्रोमोसोम की। ये लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या है? लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। इसकी खोज किसने किया था? डी ब्रूवे।
इसकी खोज डी ड्रूबे ने किया था। थैलीनुमा थैली के समान इसकी संरचना होती है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो अब फट जाता है और मरी हुई कोशिका को खा जाता है या पचा जाता है। मरी हुई कोशिका का पाचन करना इसका काम है। आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एक थैलीनुमा इसकी संरचना होती है। इस तरह से यह फट जाता है और इसके अंदर से क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है वो बाहर आ जाता है और मरी हुई कोशिका को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। इतना खतरनाक इसके अंदर भरा हुआ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। लाइसोसोम क्या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया था? डी ड्रूबे ने किया था। थैली के समान इसकी संरचना होती है। इसके अंदर क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम पाचन का कार्य करता है। मरी हुई कोशिका का पाचन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की क्लास हम कल डिस्कस करेंगे।